principles of inheritance and variation. Here two word is there, inheritance and another is of variation. First that is inheritance. What is the inheritance? Inheritance, that is the transmission of character from one generation to another generation. Transmission of character from one generation to another generation, that is known as inheritance, or we can say heredity. Transmission of character from one generation to another generation, that is the inheritance or heredity. Another is of variation. Variation, that is difference among individual of a population. किसी एक पॉपुलेशन में जो डिफरेंसेस नजर आते हैं उनको अपन वेरिएशन कह सकते हैं. तो ये दो थिंग्स है, एक तो हेरिडिटी या इनहेरिटेंस है, दूसरा क्या वेरिएशन. These two things in which these two things, that is inheritance and variation. The study of inheritance and variation is known as genetics. साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर इन दोनों को स्टडी की जाती है, यानी कैरेक्टर से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसमिट होते हैं, और ट्रांसमिट होने के साथ साथ उनमें वेरिएशन में डिफरेंसेस कैसे आते हैं, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं. नॉर्मली अगर अपन देखें, रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं. वन इज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अनदर इज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जितने भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं, दे आर अलाइक, एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, सिमिलर होते हैं. एंड द सच टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज क्लोन. द पॉपुलेशन विच इज रिप्रोड्यूस थ्रू asexual reproduction, that is known as clone, in which variation is not there. Variation नहीं होती है, परंतु हमें पता है लगभग 8000 से 10,000 ईयर बिफोर क्राइस्ट, यानी 8000 से 10 साल बिफोर बीसी से पता है कि द वेरिएशन इज ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेरिएशन किस तरीके से आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर स्टडी की थी कि ये क्या क्या रीजन हो सकते हैं वेरिएशन के, क्या क्या किस तरह से कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं. पर बेस्ट स्टडी जो है मेंडल की है. द मेंडल साइंटिस्ट जॉन ग्रिगोर मेंडल एक साइंटिस्ट हुए थे. उन्होंने सबसे पहले इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी की थी. दैट्स व्हाई जी.जे. मेंडल इज ए फादर ऑफ जेनेटिक्स. उन्होंने अपनी स्टडी की थी पी प्लांट के ऊपर. पी प्लांट के ऊपर उन्होंने फर्स्टली स्टडी की थी. पी प्लांट के ऊपर ही क्यों स्टडी की थी, इसके कुछ रीजन है. व्हाई दैट मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट. पी प्लांट इट इज शॉर्ट लाइफ स्पान. इसका लाइफ स्पान क्या होता है, बहुत छोटा होता है. सेकेंड वन इज ग्रो इन शॉर्ट, it require short place or it require short space. ये छोटी सी जगह पे ग्रो किया जा सकता है, इसके लिए बड़ी जगह नहीं चाहिए. तीसरा, नॉर्मली इट इज सेल्फ पोलिनेटेड. सेल्फ एंड मैन्युअली क्रॉस. नॉर्मली ये सेल्फ पोलिनेटेड होता है, मैन्युअली इसमें क्रॉस पोलिनेशन भी कराया जा सकता है. एंड नेक्स्ट वन इज इट हैज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होते हैं अभी आगे पढ़ेंगे. इसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं. तो ये कुछ रीजन थे, इस वजह से इन्होंने, यानी ये लाइफ स्पान बहुत जल्दी पूरा कर लेता था. 3 महीने 4 महीने में अपने इसमें अगली जनरेशन मिल जाती थी. अगर कोई दूसरा प्लांट लेता तो उसके लिए बहुत 3-4 साल बाद फ्रूट्स आते, फिर उसकी अगली जनरेशन वापस 4 साल लग जाते. तो जो मेंडल अपनी सिंगल लाइफ के अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता. छोटा सा स्पेस चाहिए, थोड़ी सी
जगह में बहुत सारे प्लांट ग्रो किए जा सकते हैं। सेल्फ पोलिनेशन भी होता है, मैन्युअली क्रॉस पोलिनेशन, एंड इट इज कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, दो विरोधी करेक्टर जिसको कह सकते हैं सेम करेक्टर के, जस्ट लाइक हाइट में लंबे पौधे भी होते हैं, बौने पौधे भी होते हैं। जैसे प्लांट के फ्लावर कलर के अंदर दो तरह के फ्लावर होते हैं, व्हाइट फ्लावर भी होते हैं, वायलेट फ्लावर भी होते हैं। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर होते हैं। इसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। मेंडल ने पी प्लांट के अंदर 7 करेक्टर्स स्टडी किए थे। कितने करेक्टर्स? 7 करेक्टर्स का स्टडी किए थे। दैट इज नोन एज ट्रेट। ट्रेट क्या होते हैं? ट्रेट दैट इज इनहेरिटेबल करेक्टर। ऐसे करेक्टर जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उन करेक्टर को ट्रेट कहेंगे। करेक्टर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ट्रेट्स। दैट 7 traits selected by the Mendel. Out of this 7 traits, one is the dominant. एक डोमिनेंट करेक्टर था और उनमें एक दूसरा क्या? रिसेसिव। डोमिनेंट करेक्टर था और दूसरा करेक्टर क्या था? रिसेसिव करेक्टर था। रिसेसिव करेक्टर। डोमिनेंट करेक्टर सबसे पहले ट्रेट ली थी हाइट। हाइट में डोमिनेंट क्या था? टॉल था। और रिसेसिव क्या था? ड्वार्फ। ड्वार्फ। अब रिसेसिव क्या होता है और डोमिनेंट क्या होता है, इसको भी अपन देखेंगे। इसी तरह से उन्होंने फ्लावर कलर लिया था। फ्लावर कलर सेकेंड इज ऑफ फ्लावर कलर के अंदर डोमिनेंट जो था वॉयलेट और व्हाइट जो था वो था रिसेसिव करेक्टर, व्हाइट था। इसकी तरह से उन्होंने लिया पोड कलर। पोड यानी जो फ्रूट है उसका कलर, दैट इज ग्रीन डोमिनेंट एंड येलो रिसेसिव था। इसी तरह से उन्होंने फोर्थ कलर लिया था पोड करेक्टर लिया था। पोड ट्रेट ली थी पोड पोजिशन यानी फ्रूट पोजिशन, दैट इज एक्सियल एंड टर्मिनल। एक्सियल क्या होता है? यानी ये प्लांट है, इसमें से नई लीव्स निकल रही है, ब्रांच निकल रही है, तो यहाँ एक्सिस के अंदर अगर बनता है फ्लावर तो वो एक्सियल कंडीशन कहलाती है। यानी फ्लावर से क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। तो इसको फ्लावर पोजीशन भी कह सकते हैं, पोड पोजीशन भी कह सकते हैं। और फ्लावर या फ्रूट अगर टर्मिनल पोजीशन पे लगता है, जैसे लाइक इन दैट रोज प्लांट में सबसे ऊपर जाके फ्लावर लगता है, उसके बाद उस ब्रांच की ग्रोथ नहीं होती, तो ऐसे को क्या कहते हैं? टर्मिनल कहते हैं। तो पोड पोजीशन एक्सियल डोमिनेंट था और टर्मिनल रिसेसिव करेक्टर था। इसके साथ ही उन्होंने नेक्स्ट करेक्टर लिया पोड शेप यानी फ्रूट शेप। फ्रूट शेप के अंदर 2 करेक्टर लिए थे, दैट इज फुल यानी फूली हुई, और दूसरा था कंस्ट्रिक्टेड पिचकी हुई। इन्फ्लेटेड यानी फुल या, और दूसरी कंस्ट्रिक्टेड पिचकी हुई उन्होंने पोजीशन ली थी। 1 2 3 4 5 6 कलर दिया लिया था सीड कलर, जिसके अंदर येलो। यहां पर एक चीज है, यानी पोड कलर तो ग्रीन डोमिनेट है, परंतु सीड कलर कौन सा डोमिनेट? येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है। एंड लास्ट वन इज ऑफ सीड शेप। Seed shape, that is round and wrinkled. These are the 7 characters or 7 traits which was selected by the Mendel for his experiment, that is height, tall and dwarf, flower color, violet and white, pod color, green and yellow, pod position, axial and terminal, pod shape, full and constricted, seed color, yellow and green, and seed shape, round and wrinkled. That the 7 traits selected by the Mendel for his experiments. And according to that experiments, he find out the different Mendel's or inheritance laws. That is, before studying Mendel's law, we have to know about the some terminology used in genetics. These are the different terminology which is used in genetics. First of all, that is traits. Traits अभी अपन ने देखा, traits
क्या होते हैं, करेक्टर्स होते हैं, दैट इज द करेक्टर्स। करेक्टर कौन से होते हैं, करेक्टर्स बहुत सारे करेक्टर होते हैं, कोई इगोस्टिक आदमी होता है वो भी करेक्टर होता है, परंतु यहाँ करेक्टर क्या है, दैट इनहेरिटेबल करेक्टर, द करेक्टर विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। वो करेक्टर्स जैसे अपन ने देखा था प्लांट की हाइट, पी प्लांट की हाइट है, पी प्लांट का फ्लावर कलर है, दीज आर द ट्रेट्स विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उनको अपन ट्रेट कहेंगे, ठीक है। दूसरा डोमिनेंट, डोमिनेंट क्या होता है, कोई ऐसा करेक्टर जो किसी भी जनरेशन में अपने आप को शो करता है, भले वो होमोजाइगस कंडीशन हो या भले वो हिट्रोजाइगस कंडीशन हो, ऐसी करेक्टर को डोमिनेंट करेक्टर कहते हैं। जैसे ताल प्लांट की बात करते हैं, ताल प्लांट में दोनों जीन एक जैसे होंगे तब भी वो अपने आप को टॉल शो करेगा, और दोनों जीन अलग अलग होंगे, कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी होगा तब भी वो अपने आप को शो करेगा, तो उसको क्या कहते हैं, डोमिनेंट करेक्टर कहते हैं। यहाँ पे स्मॉल टी रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसेसिव करेक्टर एंड कैपिटल रेस्पॉन्सिबल फॉर डोमिनेंट करेक्टर, परंतु यहाँ दोनों में अपने आप को प्लांट किसको शो करेगा, डोमिनेंट करेक्टर को शो करेगा। रिसेसिव यानी जो डोमिनेंट करेक्टर की वजह से अपने आप को शो नहीं कर पाता है वो रिसेसिव करेक्टर कहलाता है, यानी यहाँ कैपिटल टी प्रेजेंट है परंतु स्मॉल टी होते हुए भी अपने आप को ये शो नहीं कर पाता है। तो शो करने के लिए दो वर्ड और है, एक तो जीनोटाइप और दूसरा फिनोटाइप। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी ये तो क्या है, जीनोटाइप, दैट इज जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन यानी जीन का किस तरह का कॉम्बिनेशन है उसको क्या कहेंगे अपन, जीनोटाइप कहते हैं। और फिनोटाइप यानी जब इस प्लांट को ग्रो करेंगे तो ये क्या होगा, टाल होगा, इस प्लांट को ग्रो करेंगे तो ये भी क्या होगा, टाल होगा। अगर इस तरह का कोई प्लांट है जिसमें जीनोटाइप स्मॉल टी है तो ये क्या होगा, ड्वार्फ होगा। और ये चीज क्या कहलाती है, फिनोटाइप, यानी दैट ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इज नोन एज फिनोटाइप। ऐसे कैरेक्टर जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है वो फिनोटाइप होता है। इसके बाद क्या आता है, होमोजाइगस। होमोजाइगस अगर किसी ऑर्गेनिज्म में दोनों सेम टाइप के जीन हैं, कैपिटल टी या कह सकते कोई दूसरा स्मॉल टी, तो वो क्या कहलाता है, होमोजाइगस कहलाता है। और दोनों अलग अलग है, एक कैपिटल टी और एक दूसरा स्मॉल टी, तो उसको कहते हैं हिटेरोजाइगस। व्हेनेवर बोथ द जीन्स आर डिफरेंट टाइप्स, वन इज ऑफ डोमिनेंट अनदर इज ऑफ रिसेसिव, अलग अलग तरह के, तो वो हिटेरोजाइगस कहलाता है। इसके बाद क्या कहते हैं, पेरेंट। पेरेंट यानी ऐसे प्लांट या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको एज ए पेरेंट यूटिलाइज किया जा सकता है, उनके बाद अगली जनरेशन आएगी उनको पेरेंट कहते हैं। और दो पेरेंट ले लिए, जैसे एक पेरेंट P1 दूसरा पेरेंट P2 ले लिया, और इन दोनों के बीच में क्रॉस पोलिनेशन कराते हैं, उसको क्या कराते हैं, क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं, या उसको हाइब्रिड कहते हैं, या उसको हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं। यानी एक प्लांट को लिया एज ए मेल लिया, दूसरे प्लांट को एज ए फीमेल लिया, एक का पोलन ग्रेन लिया दूसरे का एक सेल ली, और इन दोनों के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, तो ये चीज क्या कहलाती है, क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन कहलाते हैं। और इससे जो जनरेशन होती है वो जनरेशन क्या कहलाती है, हाइब्रिड जनरेशन कहलाती है। यानी ये जो जनरेशन आई इसी को हाइब्रिड जनरेशन कहते हैं, या इसी को F1 जनरेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, F1। पेरेंट से जो अगली जनरेशन आई वो क्या कहलाती है, F1 जनरेशन कहलाती है। और पेरेंट हमेशा क्या लिए जाते हैं, पेरेंट हमेशा प्योर लिए जाते हैं। पेरेंट क्या लिए जाते हैं, प्योर पेरेंट। प्योर पेरेंट का मतलब होता है दैट इज प्योर फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टर। जैसे टॉल प्लांट लिए तो टॉल प्लांट को ग्रो करेंगे तो वो हमेशा टॉल कैरेक्टर ही पैदा करेंगे, उनसे कंटिन्यूसली 10 जनरेशन तक 20 जनरेशन तक टॉल कैरेक्टर पैदा होंगे। दैट मीन्स दिस पेरेंट इज प्योर फॉर टॉलनेस। ये पेरेंट क्या है, प्योर है, टॉल कैरेक्टर के लिए प्योर है। तो पेरेंट हमेशा प्योर पेरेंट ही सेलेक्ट किए जाते हैं। और ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, प्योर लाइन कहते हैं। तो पेरेंट से फर्स्ट जनरेशन आती है वो क्या कहलाती है, F1 जनरेशन कहलाती है। जैसे ये पेरेंट है, ये दोनों पेरेंट P1 पेरेंट P2, इनमें हाइब्रिडाइजेशन कराया जिससे हाइब्रिड आया, हाइब्रिड को अपन F1 जनरेशन कहते हैं। F1 जनरेशन के बीच में वापिस जब क्रॉस कराते हैं दोनों, तो इससे जो जनरेशन आती है वो क्या कहलाती है, F2 जनरेशन। या F1 जनरेशन के बीच में क्रॉस कराते हैं। क्रॉस का मतलब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं कराएंगे, वो क्या होगा, सेल्फिंग होगा।
सेल्फिंग यानी सेल्फ पोलिनेशन, हमेशा F1 जनरेशन के बीच में उसी से वापस क्रॉस कराया जाता है तो वो सेल्फिंग कहलाता है। एक यहां पर और होता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस जब F1 जनरेशन का क्रॉस किसके साथ कराया जाता है, पेरेंट से कराया जाता है। F1 जनरेशन क्रॉस विद द पेरेंट यानी पीछे से क्रॉस कराया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। यानी F1 जनरेशन का क्रॉस किसके साथ कराया जा रहा, पेरेंट के साथ कराया जा रहा तो वो बैक क्रॉस कराया जाता है। इफ द F1 जनरेशन क्रॉस विद द dominant parent that is known as outcross, और F1 जनरेशन का जब क्रॉस करा जा रहा रिसेसिव तो वो क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। यानी यहां पर अपन बात करें बैक क्रॉस दो तरह का हो गया, आउट क्रॉस जब F1 जनरेशन का किसके साथ, डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराया जा रहा है आउट क्रॉस, और F1 जनरेशन का रिसेसिव पेरेंट के साथ कराया जाता है उसको टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस से अभी आगे पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस क्या होता है डिटेल में। देन जीनोम क्या होता है, दैट सेट ऑफ जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म है उसका जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, हैप्लॉइड यानी सिंगल सेट है। जैसे ह्यूमन बीइंग में एक सेल के अंदर या स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होते हैं, उस सेट को क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। और दूसरा जीन पूल मीन्स द टोटल जीन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन। एक ही पॉपुलेशन के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सबके जो क्रोमोसोम होते हैं या उन सबके जितने भी जीन होते हैं उनको क्या कहते हैं। जैसे चित्तौड़ के अंदर जितने भी ह्यूमन बीइंग है उन सबका जो जीन है वो जीन पूल कहलाएगा। ठीक है, जीन दैट इज द पर्टिकुलर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर के लिए जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है उसको जीन कह सकते हैं। जैसे कैपिटल टी टॉल के लिए, स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए उसको जीन कहते हैं। और एलील, हर जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, एक डोमिनेंट दूसरा रेसिसिव होता है, उसको एलील कहते हैं। यानी एक तो टॉल है दूसरा ड्वार्फ है, दैट इज द एलील। प्योर लाइन बता दिया मैंने, यानी पेरेंट्स हमेशा प्योर लाइन ही होते हैं, यानी प्योर कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट वन इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, वेन एवर क्रॉस मेड फॉर द वन कैरेक्टर्स, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी यानी इट इज ओनली फॉर हाइट के लिए क्रॉस कराया जा रहा है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। जब एक ही साथ दो कैरेक्टर के लिए क्रॉस कराया जा रहा है तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यानी दो कैरेक्टर की स्टडी एक साथ कर रहे हैं वो डाई हाइब्रिड, एक टाइम एक कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड, एक टाइम तीन कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं उसको ट्राई हाइब्रिड, तीन से ज्यादा कर रहे हैं तो उसको पोली हाइब्रिड कहते हैं। दीज आर द सम टर्मिनोलॉजी विच इज यूज्ड इन द genetics and some maybe will be occur during the chapter, so we'll learn at that time. So this is the terminology.